नाज़रीन, नून लीग ने जो इल्जामात लगाए थे, इलेक्शन कमीशन ने आज उन पर तस्दीक की मोहर लगा दी है। इलेक्शन कमीशन ने भी कह दिया है कि NA 75 डस्का का ज़मीनी इंतखाब दयानतदारी, इंसाफ और शफाफियत से नहीं हुआ। कत्ल, फायरिंग, अमन व अमान की खराब सूरत हाल, उससे लेकर हल्के के वोटर्स को डराया गया, जिसकी वजह से नताइज मशकूक हो चुके हैं और फैसला किया जाता है कि अब 18 मार्च को पूरे हल्के में दोबारा इंतखाबात होंगे। इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन ने इंतजामिया के खिलाफ भी एक्शन लिया है। ज़िमनी इंतखाब के दौरान फराइज से गफलत बरतने पर चीफ सेक्रेटरी और IG को जाती हैसियत में बुलाया गया है। कमिश्नर गुजरावाला डिवीजन और RPO गुजरावाला को ओहदे से हटाकर गुजरावाला डिवीजन से बाहर भेजने की हिदायत की जा रही है। डिप्टी कमिश्नर सियालकोट, DPO असिस्टेंट कमिश्नर और DSP समड़ियाल और DSP डस्का को मुअत्तल कर दिया गया है। लापता प्रिजाइडिंग अफसरान को भी मुकदमे का सामना करना पड़ेगा, जिसमें 3 साल जेल हो सकती है। इस फैसले को मुस्लिम लीग नून अपने बयानिए की फतह करार दे रही है। मुस्लिम लीग नून के मुताबिक फैसले से साबित हो गया है कि हुकूमत वोट चोर है। इस दफा इन वोट चोरों का ऐसा फैसला करें कि फिर किसी को भी वोट के डब्बे को हाथ लगाने से पहले 100 मरतबा सोचना पड़े। और मैं ये उम्मीद करती हूँ इसी तरह इस घिनौने खेल के अंदर धांधली में मुलविस हुकूमती एहलकारों को, चाहे वो जाली वजीर आजम हो या वो इनका वजीर आला हो या फिर वो इनके नीचे जो एजेंसीज आती हैं उसके एहलकार हों, सबको इबरत का निशान बनाया जाए। नाज़रीन, ये बात भी अहम है कि फैसला आने से चंद घंटे कबल तक तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ ये था कि इलेक्शन कमीशन ने जो भी फैसला किया वो मनोअन कबूल किया जाए। लेकिन फैसला आने के बाद तहरीक इंसाफ ने अपने मौक़िफ़ में यू टर्न लिया है। अब इलेक्शन कमीशन के फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा है और तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने का फैसला कर दिया है। इंशाअल्लाह ताला हम पूरी उम्मीद है 3 बजे का हमें वक्त दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो भी फैसला करेगा हम मनोमन कबूल करेंगे। इस फैसले के हवाले से कानूनी चाराजोई करना PTI की क़यादत और वहाँ के उम्मीदवार का आईनी और कानूनी हक है। हमारी इंटर मिनिस्टेरियल मीटिंग भी है और उसमें हतमी फैसला किया जाएगा कि हमने इसकी अपील में जाना है या हमने इस फैसले को मानना है। 19 फरवरी को NA 75 ज़िमनी इंतखाबात में जो कुछ हुआ वो तशवीशनाक भी है और अफसोसनाक भी। यहाँ 360 पोलिंग स्टेशन हैं, 337 पोलिंग स्टेशन का जो गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा सामने आया। इसके मुताबिक मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार 97,558 वोट लेकर आगे थी और तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार 94,541 वोट लेकर दूसरे नंबर पर। लेकिन फिर 19 और 20 फरवरी की रात सूरत हाल में ड्रामाई तब्दीली आई। हुआ ये कि 20 पोलिंग स्टेशन का जो अमला है वो कास्ट किए गए वोटों समेत गायब हो गया और सुबह 6 बजे रिटर्निंग अफसर के दफ्तर में पहुंचा। इस दौरान पोलिंग अमले से राब्ते की कोशिशें की गई, कई बार की गई, लेकिन उनके टेलीफोन्स भी बंद मिल रहे थे। इलेक्शन कमीशन ने IG पंजाब, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर से भी राब्ते की कोशिश की, चीफ सेक्रेटरी से राब्ते की भी कोशिश की गई। इलेक्शन कमीशन से राब्ते में नहीं आए। इलेक्शन कमीशन प्रेस रिलीज की सूरत इन तमाम वाकयात को रिकॉर्ड पर ले आया। रिटर्निंग ऑफिसर ने भी बदनज़मी की तमाम तफसीलात इलेक्शन कमीशन के सामने रखी। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि नताइज में छेड़छाड़ की गई है। जिन पोलिंग स्टेशन का अमला गायब हुआ वहां लीगी उम्मीदवार के वोट 5,000 से कम होकर 3,500 हुए और तहरीक इंसाफ के वोट 6,700 से बढ़कर 12,763 हो गए। टर्न आउट भी 45% से बढ़कर 75% हो गया। रिटर्निंग अफसर के मुताबिक जो प्रिजाइडिंग अफसरान गायब हुए, जब इन्हें बयान के लिए बुलाया गया तो वो खौफजदा और परेशान नजर आए। सब ने तकरीबन एक जैसा बयान दिया कि ट्रांसपोर्ट सड़क से उतर गई थी, फोन की बैटरी खत्म हो गई थी, व्हाट्सएप काम नहीं कर रहा था। ये रिपोर्ट सामने आने के बाद उसके एक रोज बाद नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज ने इल्जाम लगाया कि धांधली कराने में एजेंसियां मुलव्विस थी। जो लोग ये कह रहे हैं ना कि ये लोकल सतह की धांधली हुई थी, इसमें लोकल PTI इन्वॉल्व है, इसमें लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व है, तो ऐसा हरगिज नहीं हुआ था। इसमें एजेंसीज इन्वॉल्व थी जो इमरान खान वोट चोर के नीचे आती हैं और वो हाईएस्ट ऑफिस से जिस पे इमरान खान कब्जा करके बैठा हुआ है, जिसको प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस कहते हैं, वहां से ऑर्डर्स और इंस्ट्रक्शंस के बगैर एक सुई भी नहीं हिल सकती। इंतखाबात में बदनज़मी के वाकयात भी सामने आए। फॉरेंसिक फायरिंग करके 2 अफराद को कत्ल किया गया। इसके अलावा हवाई फायरिंग करके वोटर्स को खौफजदा करने के वाकयात भी हुए। नून लीग की जानिब से ये इल्जामात भी लगाए गए कि कई पोलिंग स्टेशन को वक्त से पहले ही बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से नून लीगी वोटर्स अपना वोट कास्ट करने में नाकाम। ये
पोलिंग स्टेशन जो है ना 2:45 बजे की बंद की हुई है पीटीआई वालों ने अंदर। इन तमाम वाकयात के बाद मुस्लिम लीग नून ने वोटों की चोरी का इल्जाम लगाते हुए पूरे हल्के में दोबारा इंतखाबात का मुतालबा किया, जबकि तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ था सिर्फ इन 20 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग कराई जाए जहां का अमला गायब हुआ। अपनी शिकस्त को तस्लीम करें और रखा ले संदूकड़ी लाए, जुर्रत करें और हम उन पोलिंग स्टेशनों पे आपका फिर से मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। इमरान साहब कहते हैं मैंने कैंडिडेट को दरख्वास्त देने को कहा है 20 में रीपोलिंग करा लें। क्यों? मामा जी का बेड़ा है। अब इलेक्शन कमीशन ने दोबारा इंतखाब का तो कह दिया, लेकिन ये पता चलाना भी इतना ही जरूरी है कि साजिश में कौन कौन मुलव्विस था, और जो भी मुलव्विस था इसे सजा दी जाएगी और सजा देना भी जरूरी है ताकि आइंदा कोई ऐसा करने का सोच भी ना सके। दूसरी जानिब नाज़रीन, सेनेट इंतखाबात से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी राय महफूज कर ली है। इस सब पर बात करेंगे हमारे साथ इस वक्त तहरीक इंसाफ के रहनुमा उस्मान डार साहब और नून लीग के राना सनाउल्लाह साहब। डार साहब, आपसे आगाज करूंगा। आप अब किस तरह देखते हैं इस फैसले को? करेंगे क्या? अपील में जाएंगे, आगे बढ़ के कोई सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, क्या करेंगे अब आप? देखिए जी, हमने फैसला किया है कि हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाएंगे, अपना कानूनी हक इस्तेमाल करेंगे। और जहां तक देखें फैसले में हार और जीत की बात है, पीएमएलएन का तो बयानिया था जी हमारे पास इन 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के फॉर्म 45 हैं, इसके मुताबिक हम जीत रहे हैं, लिहाजा या तो हमारा नोटिफिकेशन किया जाए या इन 20 या 23 पोलिंग स्टेशंस में जो कि ये एप्लीकेशन है सईदा नौशीन साहिबा की जो पीएमएलएन की उम्मीदवार थी कि रीपोल कराया जाए, या तीसरा मुतालबा उनका ये था कि ये 23 पोलिंग स्टेशन माइनस करें और बाकी 337 पोलिंग स्टेशन पे हम जीत रहे हैं 2-2.5 हज़ार से, उसका नतीजा अनाउंस कर दें। ये 3 शराइत थी उनकी। बाद में ये सारा एक ट्विस्ट करते हैं और इलेक्शन के 2 से 3 रोज के बाद जब ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में आते हैं, वहां आकर ये एक बयानिया और एक सियासी बयानिया मैं समझता हूं NA 75 पर पॉलिटिक्स की गई जी सारे हल्के में री इलेक्शन कराया जाए। मैं अली आपके नाजरीन के सामने ये रखना चाहता हूं, ये पीएमएलएन की डिमांड थी इलेक्शन की रात 3:30 बजे के 23 पोलिंग स्टेशंस के रिजल्ट्स नहीं मानेंगे, रीपोल कराया जाए। दूसरी तरफ ये वो आंख और कान थे इस इलेक्शन के, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए आरओ साहब। ये आरओ साहब का इन राइटिंग जो जवाब उन्होंने जमा कराया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, कहते हैं 20 पोलिंग स्टेशंस में से 6 के नताइज जो पीएमएलएन के फॉर्म 45 है उससे टैली कर रहे हैं। सिर्फ 14 पोलिंग स्टेशन पे अली आरओ कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, उस्मान डार नहीं कह रहा, पाकिस्तान तरीके इंसाफ नहीं कह रही, आरओ कह रहा है 14 पोलिंग स्टेशन के नताइज प्रेमा फशाई हैं, शक्को शुबात है, शायद फॉर्म 45 टेम्पर किए गए हैं। किसी सतह पे 360 पोलिंग स्टेशन जिसके बाकी मानदा 346 पोलिंग स्टेशन आप कह लें, एक चीज जिसकी बात ही नहीं की गई। पीएमएलएन के मुतालबे की बात नहीं कर रहे यहाँ पे, इलेक्शन कमीशन की अपनी ऑब्जर्वेशन भी तो है जिसमें उसकी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक पूरे हल्के के अंदर फायरिंग के वाकयात हुए, गुंडागर्दी के वाकयात चाहे जिससे भी कराए, उधर से हुए आपकी तरफ से हुए, लेकिन हुए, बदनज़मी रही, तो उसको देखकर भी शायद उन्होंने यही फैसला किया। अली देखें, पहले तो आरओ जो कि इलेक्शन कमीशन के लिए ज़मीनी हक़ाइक़ की हैसियत रखता है क्योंकि वो उनका नुमाइंदा है, उसके बाद प्रिजाइडिंग ऑफिसर सारे के सारे इलेक्शन कमीशन की टीम है जो ये कह ही नहीं रहे कि हमें अगवा किया गया, हमें किसी जगह ऐसी जगह ले गए, पीटीआई के पोलिंग एजेंट्स या पीटीआई के नुमाइंदे, हमें हरासा किया गया। मैं आपके ही प्रोग्राम से आरओ की रिपोर्ट भी नहीं कह रही कि अगवा किया गया। देखें मैं आपके प्रोग्राम से सवाल उठाता हूं, कोई ऐसा सब्सटेंशियल एविडेंस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कमीशन के सामने पेश नहीं किया गया। सोशल मीडिया से डाउनलोड कर कर वीडियोस दिखाई गई, ये देखे जी ये फायरिंग कर रहे हैं नामालूम अफराद, ये भी नहीं पता कि वो पीटीआई के हैं, नून लीग के हैं, किसके हैं। और फिर डिमांड थी, जो मैं बार बार इस चीज पे आऊंगा, डिमांड थी पीएमएलएन की 23 पोलिंग स्टेशन की जो हमने मानी। वजीर आजम इमरान खान ने इंडोर्स किया इनकी डिमांड को कि हम 23-20 पोलिंग स्टेशन में रीपोल के लिए तैयार हैं। आरओ 14 की बात कर रहे हैं, ये 360 अच्छा डॉक्टर साहब एक बात बताएं मुझे सर, दे दिए आप इस वक्त अपील में जाना चाह रहे हैं, आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, फेयर इनफ सर, अगर आपने ये करना है सर तो फिर आपने ये बात पहले क्यों की थी सर?
वो जरा बात सुन ले, आप भी सुन ले, नाज़रीन भी सुन ले, जरा सुनाइए। इंशाअल्लाह ताला हम पूरी उम्मीद है 3 बजे का हमें वक्त दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो भी फैसला करेगा हम मनोमन कबूल करेंगे। ये सर आपने थोड़ी देर पहले ही कहा था जो भी फैसला करेगा मनोमन कबूल करेंगे, अब आप कह रहे हैं हम अपील में जाएंगे। सर देखिए, मनोमन कबूल करते ना, जमीनी हकायक क्या थे? ये थे जमीनी हकायक जो मेरे हाथ में पकड़े हैं, जो कि अपोजिशन का उम्मीदवार कह रहा है जी मुझे 337 पोलिंग स्टेशन पे कोई एतराज नहीं है। अली वो कह रहे हैं 23 पोलिंग स्टेशन पे एतराज है। उसको छोड़े, वो कह रहे हैं ईसीपी ने अपनी ऑब्जर्वेशन पे फैसला दिया ना सर पीएमएलएन की दरख्वास्त को छोड़ दें, ईसीपी ने अपनी ऑब्जर्वेशन पे फैसला दिया। आपने कहा लेकिन हम समझते हैं कि ये फैसला जो आया है, देखे नहीं, देखिए पहले बात समझने की जरूरत है। अगर हम मानते जी के चले उन्होंने ये फैसला दिया है जो कि अपोनेंट उम्मीदवार की डिमांड थी 23 पोलिंग स्टेशन, या आरओ साहब जो कह रहे हैं जो हकायक हैं, लेकिन हम कोई ऐसा फैसला कैसे मान सकते हैं जो हम समझते हैं कानून की रोशनी में ठीक नहीं है, इसलिए हम अपना कानूनी राइट एक्सरसाइज करना चाह रहे हैं। ये सारी बात है। आप मुझे बताएं ईमानदारी से, डॉक्टर साहब आपने फरमाया था कि जो भी फैसला, जो भी से मुराद उसका अहाता हर चीज करती है, तो आपको किस तरह के फैसले की उम्मीद थी जो नहीं आया? आपने तब कहा जो भी फैसला होगा हम कबूल करेंगे। देखिए पहले मुझे ये बताएं कि मुझे कोई एक केस सुना देना पाकिस्तान की 73 साल तारीख में कि एक ऐसा केस है जी जहां 10, 15, 20 पोलिंग स्टेशंस के ऊपर बेज़ाब्तगियां हुई, फायरिंग हुई, कोई भी इश्यूज हुए माजी में, तो वहां सिर्फ उन्हीं पोलिंग स्टेशंस के लिए रीपोल का कहा जा रहा था। हमारे लिए तो ये था कि ज्यादा से ज्यादा 23 पोलिंग स्टेशन जो डिमांड कर रही है अपोजिशन, उसकी डिबेट चल रही है, उसकी बहस चल रही है। ये तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा था कोई एक एप्लीकेशन। अली अगर आपके पास पीएमएलएन के कोई उम्मीदवार आए या कोई मेहमान अभी मेरे बाद बात करें, उनसे पूछिएगा कि इन 23 पोलिंग स्टेशन के अलावा, या आप बताएं कि 337 पोलिंग स्टेशन के हवाले से आप हमें एप्लीकेशन दिखाएं जहां आप कह रहे हैं जी कि पोलिंग नहीं होने दी, फायरिंग हो गई, ये 337 पोलिंग स्टेशन हम नहीं मानते हैं, इसकी बुनियाद पे हम चाह रहे हैं सारा इलेक्शन को लदम करार दिया जाए। हम अपने बयान पे खड़े हैं उस सूरत में जब वो कानून की रोशनी में ठीक फैसला आएगा। अब अगर इस तरह के फैसले आने हैं जिसमें मीडिया भी शॉकिंग है, आपके रिपोर्टर जो वहां बैठे हैं वो भी सख्ता तारी हो गया कि ये क्या हुआ। आज तक मुझे बताए ना कि कोई एक हल्का सेट असाइड कर दिया हो, लेकिन कम से कम मुझे खुशी है आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की हुकूमत में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान खुद मुख्तार मजबूत नजर आ रहा है, अदारे खुद मुख्तार नजर आ रहे हैं। अपने मनपसंद फैसले सिटिंग गवर्नमेंट नहीं ले रही। सिटिंग गवर्नमेंट का एक जीता हुआ है मैंने, उसका इलेक्शन कुलअदम करार दे दिया गया है सिटिंग गवर्नमेंट का। आप मुझे बताएं, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान 4 हल्के मांगते रहे, 2.5 साल नहीं खोले इन्होंने, इखलाकी जुर्रत नहीं थी उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर में। वजीर आजम इमरान खान ने कहा खोल दे 20 हल्के, 23 में करा देते हैं जो इनकी डिमांड है। लेकिन आप नहीं समझते ये जीते हुए कैंडिडेट के साथ ज्यादती है? पूरे का पूरा इलेक्शन कुलअदम करार दे देना उस हल्के के वोटर्स के साथ ज्यादती है जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए निकले, लाइनों में लगे डस्के के अजीम लोग, हमारे वर्कर्स जो डिमोरलाइज हुए इस फैसले से, पूरे का पूरा इलेक्शन कुलअदम करार दे दिया जाता है। अगर बात नहीं बनती, लेट से अगर फैसला बरकरार रहता है सुप्रीम कोर्ट में भी जाके, तो फिर आप इलेक्शन की तरफ जाएंगे, कंटेस्ट करेंगे इलेक्शन दोबारा? मुख्तसर बता दीजिएगा। देखिए इलेक्शन की तरफ जाएंगे और ये फाइनल फैसला तो उस उम्मीदवार ने करना है, और वो मेरी उनसे बात हुई है, वो पूरी तरह तैयार हैं। लेकिन कम से कम उससे पहले हम कानूनी जंग लड़ना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपना कानूनी हक एक्सरसाइज करना चाहते हैं। और वर्कर्स को पैगाम है मेरा, इंशाअल्लाह ताला वो तगड़े रहे, जो भी फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से उसको लेके आगे बढ़ेंगे। अगर वो इलेक्शन बरकरार रहता है करने के लिए, फिर इलेक्शन में जाएंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। राना सनाउल्लाह साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। राना साहब आपका बहुत शुक्रिया। राना साहब, आपको ये बात अजीब नहीं लग रही है? शिकायत जो है वो तो है 23 या 20 पोलिंग स्टेशंस की, बदनज़मी भी वहीं पर हुई, वहां का पोलिंग अमला गायब भी हुआ, जो भी हुआ, बाकी पूरा जो इलेक्शन है वो हुआ, ठीक है, इक्का दुक्का वाकयात बिल्कुल हुए हैं, लेकिन पूरे का पूरा इलेक्शन दोबारा करवाना आपको नहीं लगता ये गैर जरूरी था? दोबारा पैसा खर्च होगा, कौमी खजाने से पैसा खर्च होगा, 2 लोग पहले जान से गए, अब न जाने दोबारा ऐसा वाकया शायद खुदा न खास्ता हो जाए, खतरा भी रहेगा। तो ये पूरी एक्सरसाइज दोबारा करना आप इसके हक में हैं, मगर आपको नहीं लगता ये गैर जरूरी है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं था। और 20 पोलिंग स्टेशन के तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है वो उठा लिए गए थे बगैर उनके वोट बॉक्सेस और जो उनका अमला था।
और बाकी सारा दिन जो है वो फायरिंग स्क्वाड जो थे इनके जो हुकूमती कैंडिडेट है, तो वो डस्का शहर में उन्होंने किसी पोलिंग स्टेशन के ऊपर 5% से ज़्यादा वोटिंग नहीं होने दी। लोग वहाँ पे लंबी लंबी कतारें जो है वो उनमें खड़े रहे। आखिर शाम को लोगों ने जाके उनके जो है वो स्कूल और कॉलेजेस के गेट पीटना शुरू कर दिए। बाज़ लोग गेट तोड़ के अंदर दाखिल हुए कि हमें वहाँ वोट देना चाहते हैं, हमारा वोट जो है वो कास्ट होया जाए, लेकिन वहाँ पे इन्होंने वोट कास्ट नहीं होने दिया। लोगों के हक के राय दही को जो है वो पहले तो था ना कि तब्दील किया जाता है, अब उन्होंने जो है वो सिरे से उसको यानी हक के राय दही को वैसे ही रोक दिया। और वो कोई तकरीबन 100 से ऊपर पोलिंग स्टेशन है। तो इसी तरह से दूसरी जगहों पे भी वाक़यात थे कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं उन्होंने अपने तौर पे जो है वो हिम्मत करके जो है वो किसी ने 1 कॉपी किसी ने 2 कॉपियाँ जो है वो बैलेट बॉक्स में हुकूमती उम्मीदवार की जो है वो मदद में डाली हैं, तो तभी तो उनका वोट जो है वो या वो कंटेस्ट में आए। तो इस सारी सूरत हाल को देखते हुए कि इंतज़ामिया जो है वो मुकम्मल तौर पे जानबदार थी, DPO, डिप्टी कमिश्नर, मकामी पुलिस जो DSP का जिसका नाम है और बाकी लोग, पंजाब हुकूमत जो है वो सब के सब जो है वो इस काम में लगे हुए थे। तो जब उनके खिलाफ लेकिन साहब अब आप कैसे इंश्योर कराएंगे कि ये सब कुछ दोबारा रिपीट ना हो? फैसला यही बनता था जो आप कह रहे हैं पूरे हल्के में रीपोल किया जाए। जी अगर रिपीट जिन लोगों ने अब किया है उनको अगर इंसाफ के कटहरे में लाया जाए, उनके खिलाफ मुकदमात कायम की जाएं, उन्हें उनकी नौकरियों से निकाला जाए और उन्हें इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। जिन लोगों ने उनसे ये काम करवाया जो बेनिफिशरी हैं, बेनिफिशरी तो पंजाब हुकूमत है, बेनिफिशरी तो इमरान खान है, बेनिफिशरी तो असद मली साहब हैं या फरदौस आशिक अवान साहबा जो वहाँ पे FIR में बैठी दर्ज करवा रही थी, और उस्मान डार साहब ये सारा दिन वहाँ पे क्या कर रहे थे। तो बेनिफिशरी ये लोग हैं, इन लोगों को जो है इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए और असद मली जो हुकूमती उम्मीदवार उनको डिस्क्वालीफाई करना चाहिए ताकि आइंदा से जो है। अच्छा, आप निशानदेही कर रहे हैं लोगों के जिनके नाम लिए, आप समझते हैं इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? हुकूमत इस बात के जो है वो नजदीक से ना गुजरे और उम्मीदवार खुद इस बात को इंश्योर करे कि हल्के में फायरिंग भी नहीं होनी चाहिए, कोई रिजल्ट भी तब्दील जो है वो नहीं होना चाहिए और किसी भी इंतजामी अफसर को जो है वो इलेक्शन प्रोसेस को जो है वो सबोताज नहीं करना चाहिए। राणा साहब, यही इल्जाम आप पे लग रहा है सर, यही इल्जाम वो लगा रहे हैं कि आप एक स्क्वाड लेकर गए थे, जत्था लेकर गए थे, फिर आप और आपके बाकी साथी जो है वो RO ऑफिस में बैठी भी रहे, जिसकी तस्वीरें एहसन इकबाल साहब ने शेयर भी की ट्विटर पे। यही एग्जैक्टली चीज वो आप पे डाल रहे हैं, बिलखसूस आपकी जात पे डाल रहे हैं कि राणा सनाउल्लाह साहब ने ये सब कुछ करवाया। देखें जी, जहां तक उस हल्के में किसी का जाने का तल्लक है तो खैर वो इलाका जो है वो आउट ऑफ बाउंड तो नहीं होता। हाँ, जो इलेक्शन प्रोसेस है उसमें जो है वो हमें मुदाखलत नहीं करनी चाहिए और मैं पूरी तरह से इस बात के ऊपर जो है वो कायम हूँ कि हमने कोई वहाँ पे ना मैं किसी पोलिंग स्टेशन पे गया, ना मैं किसी प्रिजाइडिंग ऑफिसर से मिला। जहाँ तक RO का तल्लक है तो RO के ऑफिस में जो है वो रिजल्ट जब कंपाइल हो रहा हो तो वहाँ पे कोई भी आदमी जो है वो वहाँ पे RO की इजाज़त से या अपने उम्मीदवार के एजेंट के तौर पे जो है वहाँ पे उस प्रोसेस को जो है वो मॉनिटर या ओवरसी जो है वो कर सकता है। और जहाँ तक इस बात का तल्लक है कि मैं वहाँ पे जत्था लेके गया था, मुसल्लह लोग लेके गया था, तो मैं तो इनको पिछले 6 दिन से कह रहा हूँ। इन्होंने 3 मरतबा जो है वो मुख्तलिफ TV चैनल्स के प्रोग्राम में कहा कि जी हम वीडियो पेश करेंगे। ये मुझे किसी जत्थे के साथ दिखा दे, कोई जत्था मेरे साथ खड़ा दिखा दे, कोई मुसल्लह आदमी, इवन मेरे जो पर्सनल गार्ड हैं वो मेरे साथ थे। मैं जब गया हूँ पूरे मीडिया ने मुझे कवर किया है, मीडिया से मैंने गुफ्तगू भी की है, वहाँ पे मैं अपने पार्टी के लोगों के पास जो है वो बैठा रहा हूँ, उनसे हाल अहवाल जो है वो लेता रहा हूँ। कोई जो है वो बंदा मेरे पास असला लेके खड़ा भी जो है ये दिखा दे तो फिर ठीक है, इनकी सारी बात जो है वो मान लेंगे। तो जब है ही कुछ नहीं तो फिर ये FIR दर्ज करवाने की जो है वो कोशिश करते रहे हैं और जिस किस्म की हरकतें ये करते रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि इनके ऊपर इनको शर्म आनी चाहिए। अच्छा राणा साहब, आखिरी सवाल, ये फैसला बड़ा खैर मुतवक्के था, मुतवक्को नहीं थी कि फैसला इस तरह से आएगा, शायद पता नहीं आपको भी थी या नहीं थी,
क्या ये कहना पीपल्स पार्टी का, यूसुफ रजा गिलानी का, कि एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल हो चुकी है इस मौका पे, ये जो हालिया वाकयात हुए हैं और फिर ये फैसला भी जो आ चुका है, जो आप डिमांड कर रहे थे वही फैसला आ गया, आपको भी यही आपका मानना है अब कि एस्टैब्लिशमेंट बाकी न्यूट्रल साइड पर खड़ी है? देखिए, एस्टैब्लिशमेंट जो है उसका जो मामला है उसे न्यूट्रल होना चाहिए। यानी ये खबर तो ये है कि वो न्यूट्रल नहीं है। उसका अगर वो न्यूट्रल है तो वो तो बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक है, और यही जो है वो उसका फर्ज है, यही उसकी आइनी और कानूनी जो है वो जिम्मेदारी है। और अगर यूसुफ रजा गिलानी क्या है आपके नजदीक अभी एस्टैब्लिशमेंट का, और वो इलेक्शन कैंपेन में जो है वो जा रहे हैं, और अगर उन्होंने ये बात की है तो यकीनन इसकी एविडेंस जो है वो उनके पास होगी। मैं उनकी बात की तायीद या उसकी तरदीद जो है वो करने की पोजीशन में नहीं हूं। नहीं, मैं उनकी बात नहीं करता, मैं आपके नजदीक, राना सनाउल्लाह के नजदीक और PVLN के नजदीक, आपके नजदीक स्टेटस क्या है इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट का? आप उसको न्यूट्रल खड़ा देख रहे हैं या आप उसको मुतहर्रिक खड़ा देख रहे हैं? हम उसे न्यूट्रल देखना चाहते हैं, ये हमारी ख्वाहिश भी है, दुआ भी है, जदोजहद भी है। और हम समझते हैं कि जब तमाम अदारे अपनी आइनी हदूद की पासदारी करेंगे तो उनकी भी इज्जत में इजाफा होगा, और पाकिस्तान भी जो है वो तरक्की करेगा, और वोट की भी इज्जत होगी, अवाम की भी इज्जत होगी, और मुल्क जो है वो सही रास्ते पे चल पड़ेगा। अच्छा, हालिया जो मंजरनामा है जिनमें कई चीज़ें तब्दील हुई हैं और कई चीज़ों में आप यूँ कह लें कि आपको रिलीफ भी मिला, जैसे हमजा साहब की ज़मानत भी हो चुकी है, और भी ऐसे हालात, NA-75 के हालात, इनको देख के भी आपको महसूस हो रहा है कि नहीं, अभी भी न्यूट्रलाइजेशन या न्यूट्रलिटी नहीं है, अभी भी कुछ होना चाहिए जिससे साबित हो कि हाँ भाई एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल है? नहीं, इसमें ये तो केस टू केस बात है ना। ये अब हमजा साहब की बेल जो है उसको मैं तो रिलीफ नहीं समझता। यानी एक बेगुनाह आदमी को जो है वो आप उनकी कारोबारी ट्रांजैक्शंस को जो है वो पकड़ के जो है उनको मनी लॉन्ड्रिंग बना दें, और उसके बाद उस आदमी को पकड़ के पहले आप रिमांड पे रखें 2 महीने, उसके बाद 20 महीने उसको जेल में रखें, और फिर उसके बाद कहेंगे जी अब इसकी ज़मानत हो गई है, तो ये बहुत बड़ा रिलीफ है। मेरी नज़र में हमजा साहब की ज़मानत जो है उस ज़्यादती की तलाफी नहीं करती जो उनके साथ और उनके खानदान के साथ जो है वो की गई। ठीक है राना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। एक वक्फा देंगे नाज़रीन, वक्फे के बाद आपको बताएंगे कि आपका अपना घर और नया पाकिस्तान स्कीम के तहत हुकूमत आपको घर फराहम करने के बहुत करीब पहुंच चुकी है, ये ख्वाब पूरा होता नजर आ रहा है। बात करेंगे इसी हवाले से वक्फे के बाद। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ ने अवाम को अपने घर का ख्वाब दिखाया। नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत 50 लाख घर बनाकर देने का ऐलान किया। चंद अजला में रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू भी किया गया। अब इस मौजू पर बहुत ही मस्बत पेशरफ सामने आई है। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी बराए सियासी अबलाग शहबाज गिल ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आगाह किया कि प्राइवेट बिल्डर्स स्कीम लेकर हुकूमत के पास आए हैं और वो छोटे घर सिर्फ 25 लाख रुपए में बनाकर देंगे। 3 मरले का घर। मजीद अच्छी बात यह है कि उन्होंने कहा कि मजीद अच्छी बात यह है कि जब शहरी घर में जाएंगे, यानी घर बुक कराने जाएंगे, तो हुकूमत 3 लाख रुपए इनके अकाउंट में जमा भी कराएगी। अगर आप एक 600 से 750 800 स्क्वायर फुट का घर बनाना चाहते हैं, दूसरे लफ्जां 2.5-3 मरले का घर, ये घर जो होंगे ये तकरीबन 25 लाख में हमने एस्टिमेट किया कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में प्राइवेट बिल्डर्स ये घर आपको ऑफर करेंगे। इस टाइम 1 लाख घर बनाने की स्कीम्स हमारे पास प्राइवेट बिल्डर्स की जमा हो चुकी। और नाज़रीन, 3.5 मरले के घर की माहाना किस्त 14,400 रुपए बनेगी। यूं किराए पर रहने वाले जितनी रकम किराए की मद में देते थे, अब वही रकम या फिर उससे भी कम अपने घर की किस्त के तौर पर देंगे और फिर मालिक भी बन जाएंगे। अब इन घरों में होगा ये कि आपको पहले 1 लाख घर के ऊपर गवर्नमेंट 3 लाख रुपया आपके अकाउंट में जमा करवाएगी जब आप वो घर बुक करेंगे। उसके बाद जो किस्तें होंगी आपकी उस घर की वो तकरीबन 14,400 रुपए होगी। 3 लाख रुपया प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के डिसीजन के सिलसिले में उस गरीब आदमी का जो मॉर्टगेज अकाउंट होगा उसके अंदर बैंक को दे दिए जाएंगे पहले ही, ताकि उसकी किस्त 14,400 रुपए से ऊपर ना बने। इसी तरह का एक मंसूबा पंजाब हुकूमत लाहौर में लेकर आई है।
है। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी और बैंक ऑफ पंजाब में एक मुआहदा हुआ जिसके तहत बेघर अफराद को अपार्टमेंट्स बनाकर दिए जाएंगे। इस मंसूबे के तहत 10 अरब रुपए की लागत से 800 कनाल अराजी पर 4000 अपार्टमेंट्स बनाए जाएंगे। मुआहदे के तहत बैंक ऑफ पंजाब माली वसाइल फराहम करेगा और LDA ये अपार्टमेंट्स बनाएगी। अपार्टमेंट्स की अलॉटमेंट के लिए शफाफ तरीके से कुरानंदाजी LDA की जिम्मेदारी होगी। अपार्टमेंट्स का कब्जा देने के बाद इमारतों और इंफ्रास्ट्रक्चर की देखभाल और LDA ही करेगी। बैंक ऑफ पंजाब कुरानंदाजी में कामयाब दरख्वास्त गुजारों को आसान शराइत पर कर्ज फराहम करेगा। जो कर्जा लेगा इसे कर्ज की रकम वापस करने के लिए 10 से 20 साल मिलेंगे। यह मंसूबा बुनियादी तौर पर 35,000 अपार्टमेंट्स बनाने का है, बल्कि ये हाउसिंग मंसूबे से बढ़कर एक शहर की सी शक्ल इख्तियार करेगा जिसमें सड़कें, वाटर सप्लाई, सीवरेज, ज़ेरे ज़मीन बिजली और दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर के लिए 20 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। LDA ने 35,000 अफोर्डेबल अपार्टमेंट्स का मंसूबा शुरू किया है जो कि पूरे पाकिस्तान में अफोर्डेबल हाउसिंग के मंसूबों के लिए मिसाल बनेगा। अपार्टमेंट्स की कीमत 27 लाख रुपए होगी। 10% डाउन पेमेंट अदा करके बुकिंग कराई जाएगी। पहली किस्त अपार्टमेंट का कब्जा मिलने के बाद अदा करना होगी और हुकूमत पंजाब का कहना है कि बुकिंग के 1.5 साल बाद अपार्टमेंट जो है वो अलॉटी के हवाले कर दिया जाएगा। वजीर हाउसिंग पंजाब मियां महमूद रशीद का कहना है कि लाहौर के बाद पंजाब के दीगर शहरों में भी ये मंसूबा शुरू किया जाएगा। इस मंसूबे की मजीद तफसीलात के लिए बात करेंगे लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के वाइस चेयरमैन SM इमरान साहब से। SM इमरान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सर, मुझे ये बताइएगा कि ये इसका तरीका कार क्या होगा? एक तो आपका मुआहदा क्या हुआ है बैंक से, उसकी शराइत क्या है, और फिर एक शख्स जो लेना चाहता है अपार्टमेंट उसकी कुल कितनी कीमत होगी, किस तरह से वो अदा करेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपने मौका दिया यहाँ पे आके बात करने का। मोटी बात मेरे ख्याल में कुछ हम टाइम से मेरी आप लोगों के चैनल पे बताता रहा हूँ मैं उनको। लगभग ये 27 लाख कीमत की इस पे जो हमने इसकी हिसाब निकाला वो अप्रोक्सीमेटली 27 लाख रुपए की कीमत होगी इस अपार्टमेंट की। और इस अपार्टमेंट का एक बहुत अहम पहलू जो है वो एक्चुअली बैंक के साथ मुआहदे का है। हमें ये पता है और पता होना चाहिए कि ये प्रोजेक्ट नया पाकिस्तान प्रोग्राम जो प्राइम मिनिस्टर का उसके तहत बन रहा है और नया पाकिस्तान हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ हमारा इसमें JV भी हो रहा है साथ। उसी के हवाले से प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपने ऑफिस में एक कमेटी बैंक्स की भी बनाई हुई थी जो काम कर रहे थे कि मॉर्गेज फाइनेंस को इस्लामिक तरीके से कम कैसे किया जा सकता है। तो उन लोगों ने उसमें ये डिसाइड किया था कि पहले 5 साल के लिए 5% पे, फिर अगले 5 साल पे 7% पे, और फिर अगर उससे ऊपर का टाइम जाता है तो फिर बैंक अकॉर्डिंगली उस रेट को एडजस्ट कर सकते हैं। इस पे काम करेंगे। इस काम के लिए इस प्रोजेक्ट में अंदर बैंक को अपने साथ इन्वॉल्व करना और उससे एक जॉइंट नेगोशिएशन करने के लिए बैंक ऑफ पंजाब के साथ हमने एक मुआहदा साइन किया। ये जो मुआहदा है इसके तहत बैंक ऑफ पंजाब जो एप्लीकेंट्स यहाँ पे जिनको हम ये अपार्टमेंट देने की बात कर रहे होंगे उनको एक लेटर देगा अपनी कंफर्मेशन का कि जब 1.5 साल के बाद अपार्टमेंट रेडी हो जाएगा तो वो उस हवाले से उनकी पेमेंट कर चुका होगा बैंक, और उन लोगों को चाबी दे देगा और उसके बाद उनसे वो उसकी किस्त लेता रहेगा। और जो वो किस्त है वो आपकी पे 10 से 20 साल पे जाएगी। तो बैंक का मुआहदा होना ये बहुत ज्यादा जरूरी पहलू था इसका, जिसकी वजह से अब हम इस पे आगे प्रोसीड बहुत ये अपार्टमेंट तामीर कब तक कर लिए जाएंगे और कब्जा कब तक मिल जाएगा जिस भी शख्स को जो इसको खरीदना चाहता है? अच्छा, इसमें प्लान ये है कि जिस दिन हम इंशाल्लाह इसके काम को स्टार्ट पकड़ लेंगे उस दिन से हमें लगभग 1.5 साल लगेगा इसको कंप्लीट करने का जो प्लान बनाया गया। तो इंशाल्लाह टारगेट यही है कि हमने PM साहब से ग्राउंड ब्रेकिंग करवानी, इसका वर्क ऑर्डर आगे जा चुका होगा, टेंडरिंग का प्रोसेस लोग फॉलो ऑलरेडी कर रहे हैं, हम टेंडरिंग के प्रोसेस पे अग्रेसिवली चल रहे हैं और इंशाल्लाह इसको प्रोसीड करते हुए 1.5 साल के अंदर मुकम्मल करके लोगों को इंशाल्लाह इसका पोजीशन। अच्छा, इसके लिए ये बताइएगा शेख साहब कौन कौन है जो दरखास्त देने का है, मतलब इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा? अच्छा, ये आपका बहुत जरूरी सवाल है। जो नया पाकिस्तान हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी है जो आज से तकरीबन 8-9 महीने पहले उन लोगों ने एप्लीकेशंस ले ली थी जनरल पब्लिक की, तो जनरल पब्लिक को बेसिकली उसी पहलू के तहत हम इसके अंदर लेके आ रहे हैं। तो इसमें से जो टोटल एप्लीकेशंस में से 2000 तो उनके लिए जानी। अब उनका जो क्राइटेरिया है उसमें उन्होंने ये रखा था कि जो हाउस होल्ड है, हाउस होल्ड इनकम या एक घर की जो इनकम है किसी की सैलरी वो 40,000 रुपए से ज्यादा ना हो, उससे कम को देना है उन्हें वो 3 लाख रुपए का बेनिफिट। तो उस हिसाब से लेके चल रहे हैं। अच्छा, अब इसमें क्राइटेरिया में उन्होंने 2 और चीजें भी रखी हुई जिस शराइत की बेस पे वो बैंकों से स्क्रीनिंग, नादरा का रिकॉर्ड, इंटीरियर मिनिस्ट्री सब कुछ देख के उन्हें फॉर्मूला बनाया। क्योंकि आप ये माइंड में रखिएगा जिस
तबके को ये अपार्टमेंट देने की बात हो रही है वो है जिनको आमतौर पे ये फैसिलिटी फाइनेंसिंग की मिलती ही नहीं थी। तो उसके पीछे बैकग्राउंड में पिछले 8-9 महीने बहुत ज्यादा काम किया गया। इस हवाले से उनको लेके इसमें आया जाएगा देने के लिए। इसके अलावा जो लोग हैं जो कैबिनेट ने अभी हमारी अप्रूव किया सारा मॉल के अंदर चीजों को हमारी, उसमें गवर्नमेंट के आपके एम्प्लॉयज भी, उसमें उनका क्राइटेरिया थोड़ा 40,000 से 50,000 पे रखा गया। लेकिन उसमें जरूरी ये होगा कि हमारी कोशिश होगी कि 40 से कम वाले ही ज्यादा है, क्योंकि उनको फिर नया पाकिस्तान का 3 लाख की सब्सिडी वाला क्राइटेरिया उनको मिल जाएगा। और गवर्नमेंट के अफसरान के ग्रेड 1 से 4 के होने चाहिए, 5वें ग्रेड वाले को भी वो सब्सिडी नहीं मिल सकेगी इस तरह से भी। तो उनका कॉन्सेप्ट ये था कि जो आपका लोएस्ट तबका है उसको उन्हें टारगेट करना, उसको ये बेनिफिट देना। तो इसलिए ज्यादा फोकस 1 से 4 ग्रेड के गवर्नमेंट एम्प्लॉइज या वो घरेलू लोग या वो लोग। अच्छा जैसा इसकी अलॉटमेंट का तरीका क्या होगा, कितनी होगी, कितने अरसे में अदा करना होगी? अच्छा, इसमें 2 किस्म की अलॉटमेंट्स होनी है बेसिकली। जैसे कि आपको बताया कि जो जनरल पब्लिक का है वो नया पाकिस्तान का प्रोसेस एक्चुअली 9 महीने पहले ही स्टार्ट हो गया था, तो उनके पास अच्छी खासी एप्लीकेशन ऑलरेडी आ गई हुई है और वो बैंकों से साथ साथ स्क्रीन करवा रहे हैं। जितने लोग उनके बैंक से स्क्रीन हो गए वो उनकी बैलेटिंग करके उनमें से 2000 लोगों का कंफर्मेशन दे देंगे हमें, तो उसको तो हम अकॉर्डिंगली वहां से मूव कर देंगे आगे। दूसरे फॉर्मूले में जहां पे अभी हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का करना है, इसमें बैंक के साथ जो मुआहिदा होगा हमारा, उस मुआहिदे की बेस पे ऑनलाइन पोर्टल वो बना के दे देंगे, जिसमें हम लोग जब ऐड देंगे तो लोग जाके अपनी एप्लीकेशन डाल देंगे। उस एप्लीकेशन का जो पूरा डेटा है वो आ जाएगा हमारे पास। फिर हम लोग ट्रांसपेरेंट तरीके से कंप्यूटराइज बैलेटिंग करेंगे इनकी, जिसमें सारे मीडिया को भी दावत दी जाएगी और किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व किया जाएगा बैलेटिंग के लिए। उस बैलेटिंग के प्रोसीजर में जो लोग बाहर आएंगे उन लोगों को एक लेटर दे दिया जाएगा कि आपका नाम बैलेटिंग में आ गया। उस लेटर की बेस पे वो जो लोग हैं वो बैंक ऑफ पंजाब के पास जाएंगे और बैंक से जाके बात करेंगे अपनी फाइनेंसिंग के लिए। बैंक उनको प्रोसेस करेगा और अगर वो लोग उसमें क्वालिफाई कर गए तो वो लेके हमारे पास आएंगे, जिसकी कंफर्मेशन के बाद वो अपनी 10% पेमेंट, मतलब 27 लाख है तो 2,70,000 रुपए की पेमेंट देंगे और 3 लाख रुपए की पेमेंट उनकी नया पाकिस्तान वाले देंगे अगर वो उस पर क्वालिफाई करते हो तो। और उसके बाद उन्हें किस्त नहीं देनी फॉर द नेक्स्ट 1.5 ईयर, मतलब 1.5 साल तक कोई किस्त नहीं देंगे। अच्छा, 1.5 साल के बाद जब उनको पोजीशन मिल जाएगा तो उसके बाद बैंक जो है वो डायरेक्ट उनके साथ किस्त लेता रहेगा और बैंक बेसिकली आप समझे उनकी तरफ से गारंटर बन रहा है कि वो उनकी पेमेंट ठीक है। शेख साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तमाम तर तफसीलात से आगाह किया। बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस प्रोजेक्ट, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे नाज़रीन। पाकिस्तान में कोरोना का पहला केस सामने आए कल 1 साल हो जाएगा। पहले केस के बाद कोरोना के खौफ और दहशत ने पूरे मुल्क को अपनी लपेट में ले लिया था। लाखों लोग इस वबा का शिकार हुए, 12,772 जिंदगियां कोरोना ने निगल ली। लेकिन फिर खुशकिस्मती और एहतियाती तदाबीर की वजह से आहिस्ता आहिस्ता सूरत हाल बेहतर हुई, जिससे कोरोना को मुकम्मल शिकस्त तो नहीं मिली लेकिन केसेस कम हो रहे हैं, जिसकी बुनियाद पर हुकूमत ने एक बड़ा फैसला कर लिया। बिलाखिर पाकिस्तान में जिंदगी मुकम्मल तौर पर बहाल होने जा रही है। लॉकडाउन तो पहले ही उठाए जा चुके थे, कारोबारी सरगर्मियां और मार्केट्स तो पहले ही खुल चुकी थी और अब जो थोड़ी बहुत पाबंदियां रह गई थी इनके खात्मे का भी ऐलान किया जा रहा है। आज वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद ने ऐलान किया कि 1 मार्च से तमाम स्कूल्स मामूल पर वापस आ जाएंगे। कुछ बड़े शहरों में स्कूलों पर क्लासेस को छोटे गिरोहों में तकसीम करने की पाबंदी 28 फरवरी तक थी, लेकिन उनका कहना था कि अल्लाह का शुक्र है हम मामूल की तरफ वापस आ रहे हैं। सिर्फ तालीमी इदारे ही नहीं बल्कि तजारती मराकज़ से भी महदूद वक्त की पाबंदी को खत्म किया जाएगा। गुज़िश्ता रोज NCOC ने ऐलान किया था कि सरकारी दफातर में 50% अमले की पाबंदी खत्म कर दी गई है, जबकि 15 मार्च से सिनेमा हॉल्स, मज़ारात, इंडोर शादी की तकरीबात की इजाज़त भी दे दी गई थी। NCOC ने शॉपिंग मॉल्स खोलने के औकात कार बढ़ाने और होटलों में कोरोना SOPs के साथ इंडोर डाइनिंग की इजाज़त भी दी थी। इसके अलावा NCOC ने पाकिस्तान सुपर लीग के लाहौर में होने वाले मैचेस के लिए तमाशाइयों की तादाद भी 20% से बढ़ाकर 50% और प्ले ऑफ में मुकम्मल तादाद में शायकीन को आने की इजाज़त दी गई थी। हुकूमत इसलिए पाबंदियां हटा रही है नाज़रीन क्योंकि कोरोना केसेस में कमी आई है। आज मुल्क में कोरोना के 1361 नए केसेस सामने आए हैं, लेकिन हुकूमत भी कह रही है कि और हम भी आपसे कहेंगे कि मामूलाते जिंदगी की बहाली के बावजूद प्लीज प्लीज एहतियात का दामन हाथ से नहीं छोड़ना। इन नरमियों का हरगिज ये मतलब नहीं होगा कि समाजी फासले और फिर मास्क की जरूरत खत्म हो जाएगी। अब भी एहतियात की उतनी ही जरूरत होगी जितनी पहले थी। वबा का जोर कम जरूर हुआ लेकिन जड़ से ये खत्म नहीं हुई है और अगर SOPs का दामन हाथ से छूट गया तो ये बीमारी दोबारा फैल सकती है, मजीद
मजीद खतरनाक तरीके से फैल सकती है। पाकिस्तान ही नहीं नाज़रीन, दुनिया के कई ममालिक में कोरोना का जोर कम हुआ है। 2 दिन पहले बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने भी मरहलावार लॉकडाउन उठाने का ऐलान किया था। देखा जाए तो बरतानिया और पाकिस्तान दोनों ही पाबंदियों के मुकम्मल खात्मे की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन दोनों ममालिक के इक़दाम में एक बड़ा फ़र्क है और वो फ़र्क है वैक्सीनेशन, जो बरतानिया में बहुत तेज़ी से की जा रही है। इस वक्त तक पाकिस्तान में सिर्फ 1 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है, जबकि बरतानिया अपने 1 करोड़ 72 लाख शहरियों को एंटी कोरोना वैक्सीन लगा चुका है। बरतानिया जिस तेज़ी से अपने शहरियों को वैक्सीन दे रहा है, इसके मुताबिक वहाँ लॉकडाउन उठाने का सोचा जा सकता है। कोरोना के हवाले से एक और तशवीशनाक बात इसकी तीसरी लहर भी है, जिसके हवाले से जर्मनी, पोलैंड, ऑस्ट्रिया समेत कई मुल्क अपने शहरियों को खबरदार भी कर रहे हैं और कोरोना की तीसरी लहर के हवाले से पाकिस्तान को भी तैयार रहना होगा। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर भी कह चुके हैं कि कोरोना की तीसरी लहर का खतरा मौजूद है, इससे बचना होगा। आप सबसे ये अपील है कि थोड़ा सा और अरसा रह गया है, अल्लाह ताला ने बहुत करम किया है, अब हमने आखिरी वक्त में ये नहीं होना चाहिए कि हम बेहतियाती शुरू कर दें और हम खुदा ना खास्ता जैसे दूसरे चंद ममालिक हैं जहाँ पे हमने तेज़ी से वबा का दूसरा, कुछ मुल्कों में तीसरी लहर भी हमने देखी है, हमें उससे बचना है। और अगर हम अपने पड़ोस भारत में देखें तो वहाँ भी कोरोना केसेस में दोबारा तेज़ी सामने आ रही है। भारत की कुल 36 रियासतों में से 16 में कोरोना केसेस में इजाफा देखा जा रहा है। रियासत महाराष्ट्र और केरला सबसे ज्यादा मुतासर है। पाकिस्तान के पड़ोस में कोरोना केसेस में एकदम इजाफा हुआ है। ये सूरत हाल पाकिस्तान के लिए भी तशवीशनाक है, जबकि ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में भी कोरोना बिल्कुल खत्म हो गया हो। इन हालात में क्या हुकूमत का पाबंदियों के मुकम्मल खात्मे का फैसला दुरुस्त होगा या नहीं, बात करेंगे कोरोना टेस्टिंग लैब की डायरेक्टर डॉक्टर गजाला रूबी साहिबा से। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, सही वक्त है कि अब हम कोरोना की पाबंदियां खत्म कर दें, और अगर खत्म करते हैं तो क्या दोबारा मजीद पहले से ज्यादा खतरनाक तरीके से कोरोना फैलने के चांसेस होंगे? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू हैदर फॉर इनवाइटिंग मी। कोविड का खतरा बिल्कुल नहीं टला और सेकंड वेव उससे ज्यादा लीथल है, क्योंकि इसकी जो सेकंड वेव है उसके जो स्ट्रेन्स हैं उनमें ट्रांसमिशन का रेट पहली वाली स्ट्रेन से 70 टाइम्स ज्यादा है, 70 टाइम्स मोर ट्रांसमिसेबल टू द अदर पीपल एंड टू द अदर कम्युनिटी एज वेल। तो इसमें ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है, क्योंकि ये ज़्यादा लीथल भी उसी तरह ही है। आपको पता चला कि 9 दिसंबर को जब यूके में नए स्ट्रेन्स डिस्कवर हुए, तो वो ऐसे स्ट्रेन्स हैं जो कि यूके में आपको पता है कि बहुत सी जगहों पे स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगा हुआ है, उसकी वजह से स्ट्रिक्ट लॉकडाउन है। तो हमें एज अ नेशन खुद भी हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और इतना हमें खुद भी अपनी सारी SOPs पे स्ट्रिक्टली अमल करना चाहिए। और ऑब्वियसली कि चीज़ें जिस तरह ऑल्टरनेट डेज पे चल रही थी कि आधे दिन बच्चे आते थे 50%, आधे दिन ऑनलाइन क्लास हो रही थी, और मार्केट्स और ये जो वेडिंग्स की शादी हॉल खुल गए हैं, थोड़ा सा ये हमारे लिए कंस्ट्रेन का बायस है। ऑब्वियसली गवर्नमेंट पे भी बहुत प्रेशर था, क्योंकि ताजर हजरात ने बहुत प्रेशराइज किया गवर्नमेंट को, तो दे ओपन डेट। लेकिन उनको भी चाहिए कि भाई लोगों को भी कि पूरे SOPs के साथ करें और जहाँ जहाँ पे ज़रूरत है उसको स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करवाया जाए सारे रूल्स को, ताकि हम पहली वेव से अगर कामयाबी से निकल आए हैं तो सेकंड वेव से भी उसी तरह ही हो। लेकिन लोग इसको इतना लाइट ले रहे हैं, उसको बिल्कुल परवाह ही नहीं कर रहे, इवन मास्क को बहुत कैजुअल कर लिया है। किसी शादी पे कोई किसी किस्म का कोई SOP नहीं। वैक्सीन को आप एक अच्छा डिटरेंट समझती हैं कि वो हेल्प करेगी अगर कॉमन हो जाए, हर किसी को लग जाए? It depends person to person, because every person has a different immune system, every person has a different comorbidities। हर बंदे की इम्यून सिस्टम डिफरेंस है, हर बंदे का एज, फीमेल है, मेल है, वो किसी और बीमारी में तो मुब्तला नहीं है, वो किसी और मेडिसिन पे तो नहीं है, वो किसी और किस्म की थेरेपी पे तो नहीं है, लैक्टेटिंग वुमेन तो नहीं है, प्रेग्नेंट वुमेन तो नहीं है, बूढ़े लोग तो नहीं है। ये डिपेंड करता है, क्योंकि इस वक्त 10 किस्म की वैक्सीन मार्केट में हैं। और आपने यूके का कल का पेपर भी पढ़ा होगा और आज का भी पेपर उनका पढ़ा होगा, गार्डिनिया में भी आया है कि उसके आफ्टर इफेक्ट्स भी उसी तरह ही हैं। तो इसलिए ये पर्सन टू पर्सन इम्यून रिस्पांस के साथ डिफरेंट करता है। इसके कुछ लोग उसको बड़ी अच्छी तरह वैक्सीन के, वैसे मैं डराना नहीं चाह रहा नाज़रीन को, कुछ लोगों के लिए वो वैक्सीन बड़ी अहम है। नहीं, वैक्सीन डिफरेंट है, डिफरेंट किस्म की हैं।
कुछ जो वैक्सीन है वो रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी की है कि वो डीएनए के अंदर मैसेंजर आरएनए है, कुछ जो है वो जो आपका स्ट्रक्चर है इस वायरस का, कोविड का, उसके जो आउटसाइड पे आउटर बॉडी पे जो कॉन लगे हुए हैं उनके अगेंस्ट प्रोटीन की एंटीबॉडीज हैं, वो एंटीबॉडीज इंजेक्ट की जा रही हैं। हमारे यहाँ इस वक्त 74,000 वैक्सीन लग चुकी है लोगों को, और हमारा सबसे पहले हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए उन्होंने अनाउंस किया है और बड़ी तेजी से हेल्थ केयर वर्कर्स को लगाई भी जा रही है, लेकिन ये डिपेंड करेगा और इसके आफ्टर इफेक्ट जो है वो अभी इतनी जल्दी नहीं आएंगे, कुछ अरसा बाद आएंगे, 3 से 4 महीने के बाद। एक बात, और दूसरी बात ये है कि आया ये वैक्सीन जो नई स्ट्रेन्स डिस्कवर हुई हैं उनको भी ये टारगेट कर रही है कि नहीं कर रही, क्योंकि ये वैक्सीन तब डेवलप हो गई जब अभी ये नए स्ट्रेन्स डिस्कवर नहीं हुए थे और 7 किस्म की म्यूटेशन थी और 27 नए जीन डिस्कवर हुए। विद द पैसेज ऑफ टाइम इन सब जीन्स पे को टारगेट करके वैक्सीन बनाई जाती तो वो मेरा ख्याल है ज्यादा इफेक्टिव होती रादर देन दिस। लेकिन ये भी वैक्सीन लोगों को जो यंग पीपल है उनको ऑप्ट करनी चाहिए वैक्सीन। हम लोगों को डराना नहीं चाहते, लेकिन वैक्सीन इज अ गुड थिंग। जब तक 50% लोग वैक्सीन नहीं लगवाएंगे और उसके इफेक्ट्स नहीं सामने आएंगे फिर पता नहीं चलेगा। डॉक्टर साहब, अब अगला सवाल ये है कि अब क्या ट्रेजेक्ट्री चल रही है, मतलब कोविड से अब जब चूंकि रिस्ट्रिक्शंस हैं बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन कम ही है, अब कितने लोग मुतासर हो रहे हैं कोरोना से, और जब ये रिस्ट्रिक्शंस ये पाबंदियां उठ जाएंगी 15 मार्च से तो फिर आप नंबर्स कहां पे जाती हुई देख रही हैं? कुछ भी नहीं प्रेडिक्ट किया जा सकता, अभी कुछ भी नहीं प्रेडिक्ट किया जा सकता, क्योंकि अभी आज के दिन तक 5.7 5.8 तक रेशो जा रहा है कोविड का, और हर रोज आपके सिर्फ पंजाब में ही आप देख लें तो कितने लोग रोजाना की बुनियाद पे पॉजिटिव हो रहे हैं। और अब तो प्रॉब्लम ये है कि जब तक पेशेंट बहुत सीरियस नहीं होता लोग अस्पतालों का रुख नहीं करते, आम पेशेंट लोग घर पे मैनेज कर लेते हैं, इवन विद ऑक्सीजन सैचुरेशन के साथ भी लोग सिलेंडर लगाकर उनको मैनेज कर लेते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब सब कुछ खुल जाएगा लोग ये सोचेंगे कि नॉर्मल है। हम एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ पाकिस्तानी तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ज्यादा ऑन करना चाहिए, ज्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। अभी ये वायरस कहीं नहीं गया, अभी ये इधर ही है, इसको उसी तरह स्ट्रिक्टली लेके चलना है जिस तरह हमने पहले लेके चले थे। बल्कि हमें ये भी माइंड में रखना है कि नई नई स्ट्रेन्स आ रही हैं बाहर किसी कंट्री, आई वोंट टेक द नेम ऑफ द कंट्री, लेकिन वहां पर इतना स्ट्रिक्ट उन्होंने लॉकडाउन किया है कि एक शहर से दूसरे शहर की ट्रांसपोर्टेशन भी उन्होंने बंद कर दिया है। इसी वजह से उनके दूसरे शहरों में, दूसरे स्टेट्स में वो वायरस जो है वो स्प्रेड नहीं किया, वो उसी जगह पे रहा, उन्होंने उसको वहीं पे लॉकडाउन कर लिया। इसका मतलब है कि हम उसको मजीद फैलने से बचाने के लिए हमें कुछ जगहों को लॉकडाउन करना, कुछ सख्तियां करनी पड़ेंगी और कुछ हमें अपने ऊपर भी कुछ ये रूल्स लागू करने पड़ेंगे ताकि हम अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को, अपने आप को, अपने पेरेंट्स को, अपने बहन भाइयों को, डीरेस्ट वन अपने चिल्ड्रन को, ताकि हम इससे बचा सकें। और सेकंड वेव में आपको पता है कि बच्चे और फीमेल भी उसी तरह अफेक्ट हो रहे हैं, जबकि पहली वेव में 12 ईयर से कम बच्चे बिल्कुल इन्फेक्ट नहीं हुए थे और फीमेल भी कम थी, लेकिन इस सेकेंड वेव में दोनों इन्फेक्ट हो रहे हैं। इवन 2.5 साल का बच्चा अगले दिन हमने पॉजिटिव डिक्लेयर किया। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपके कीमती वक्त का, कीमती राय का बहुत शुक्रिया। एक वक्फा लेंगे नाज़रीन। एक दिल दहला देने वाली वीडियो आजकल वायरल है, उस वीडियो के पीछे हकीकत क्या है, क्यों एक बुजुर्ग को कुत्ता बनने पर मजबूर किया गया, इस वक्फे के बाद बताएंगे। नाज़रीन, एक दिल दहला देने वाली वीडियो का चर्चा है, एक बुजुर्ग को एक जानवर यानी कुत्ता बनने पर क्यों मजबूर किया गया, उसके साथ ये बदसलूकी की दास्तान क्या है, आगे जानते हैं। नाज़रीन, ये वीडियो ओकाड़ा की है जिसमें गुलाम रसूल नामी शहरी को मारा पीटा जा रहा है। कुत्ते की तरह रस्सी से बांधा गया, जानवर की तरह प्याले से दूध पीने पर मजबूर किया गया। जो प्याला है बताया जा रहा है वो भी किसी जानवर यानी कुत्ते का ही है। और खून से लथपथ नजर आने वाले बुजुर्ग शहरी को जमीन पर नाक से लकीरें लगाने पर भी मजबूर किया जा रहा है।
10 दिन पहले यह वाकया उकाड़ा के इलाके शाहभोर के नवाहिक में पेश आया था, जिसके बाद तशद्दुद का शिकार होने वाले शख्स से पुलिस में शिकायत की और बताया कि घरेलू रंजिश के बायस इसके सालों ने इसे बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। मुतासरा शहरी की दरख्वास्त पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तीनों मुल्ज़िमान को गिरफ्तार भी कर लिया। इस हवाले से हमने मुतासरा शहरी गुलाम रसूल की बेटी से बात की। उन्होंने हमें बताया कि इसकी सौतेली वालदा ने के भाइयों ने इसको घर आकर तशद्दुद का निशाना बनाया। इस वाक़े के बाद गुलाम रसूल ने अपने सालों के खिलाफ पुलिस को दरख्वास्त दी, जिसके बाद इलाके के नंबरदार इकबाल ने DPO को सालसी के साथ मसला हल कराने की यकीन दहानी कराई। लेकिन मुल्ज़िमान को मेहनत कश गुलाम रसूल की पुलिस शिकायत का गुस्सा था, इसलिए उन्होंने इसको रास्ते से अगवा करके वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाया। गुलाम रसूल की बेटी का कहना है कि पुलिस ने 3 अफराद को गिरफ्तार तो किया है, लेकिन साथ में इसके वालिद भी लापता हैं। मुतासरा फैमिली के इस दावे के हवाले से पुलिस कुछ और कहानी सुनाती है। DPO उकाड़ा का कहना है कि गुलाम रसूल नामी शहरी ने मुखालिफ पार्टी के खिलाफ पुलिस कार्रवाई यकीनी बनाने के लिए ये वीडियो खुद तैयार की है। वीडियो में इसके कपड़ों पर लगे खून के धब्बे भी मशकूक हैं, जबकि गिरफ्तार मुल्ज़िमान के हवाले से पुलिस का मौक़िफ़ है कि गुलाम रसूल की इब्तदाई शिकायत पर तीनों मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन मज़ीद तहकीकात में मुख्तलिफ हक़ाइक़ सामने आ रहे हैं। नाज़रीन, पुलिस इस वीडियो को जालसाजी भी करार दे रही है, जबकि मुतासरा ख़ानदान अपने पर ढाए गए जुल्म का इंसाफ मांग रहा है। इसके साथ ही प्रोग्राम यहाँ चाहता है दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।